हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीगी वागा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीगी वागा कॉन्सेप्ट में। हमने अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं उन्हीं को डिस्कस करते हुए आज भी जो प्रीवियस ईयर के और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सेंट्रल लेवल और HSSC के द्वारा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इनको बड़े ही ध्यान से करना है। अगर फिर भी करने के बाद कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई। पूछा गया है कि जो पोलियो बीमारी होती है, रोग जो होता है, उसकी रोकथाम यानी कि उसके बचाव, उसको रोकने के लिए जो सबसे पहले वैक्सीन दवाई बनाई गई थी वो किन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए दिया गया है JS गिबन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जोन्स ई सॉल्क, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रॉबर्ट एडवर्ड्स और लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है जेम्स सिम्प्रन। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए कि पोलियो की जो सबसे प्रभावी वैक्सीन है बनाई गई थी, किन के द्वारा बनाई गई थी, जोन्स ई सॉल्क के द्वारा। यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जोन्स ई सॉल्क के द्वारा क्या किया गया था कि जो पोलियो है उसकी दवाई को बनाया गया था। किसकी दवाई को बनाया गया था, जो पोलियो रोग है, बीमारी जो है, उसकी प्रभावी जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई गई थी जोन्स ई सॉल्क के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। हमें बताना है कि जो जीव विज्ञान है उसका पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है या किसको कहा जाता है, माना जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लिनियस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अरस्तु एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है मेंडल। तो देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान का पिता किसको माना गया है या किसको बोला गया है, तो वो कहा गया है अरस्तु को। किनको कहा गया है, अरस्तु को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु। कौन हो जाएंगे, अरस्तु। अरस्तु वो हैं जिनको हम किसके नाम से, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं। तो इनके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। इन्होंने क्या किया था, अपनी बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरह की लगभग जो 500 स्पीसीज है उनके बारे में बताया था कि कैसे उनकी रचना है, कैसे खान पान है, कैसे रहना है। तो इस तरीके से उनकी फुल ऑफ डिटेल इन्होंने दी थी, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि जीवन का भौतिक आधार है यानी कि जीवन, लाइफ जो है उसका सबसे मेन, सबसे भौतिक आधार क्या माना गया है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है जीन, ऑप्शन बी दिया गया है कोशिका, ऑप्शन सी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है जीव द्रव्य। हमें बताना है कि जो जीवन होता है, लाइफ जो होती है, उसका भौतिक आधार किसको माना गया है। तो जो लाइफ, जीवन जो होती है उसका जो भौतिक आधार है वो माना गया है किसको, जीव द्रव्य को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम क्या मानते हैं, किसी भी जीवन या किसी भी लाइफ का हम क्या मानते हैं, भौतिक आधार किसको मानते हैं, जीव द्रव्य को मानते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, सारा ये हमारी जो कोशिका सेल होती है इसमें प्रेजेंट होता है और ये संचालन यानी कि जो भी काम, जो भी एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, जीव द्रव्य की वजह से होती है। किसी भी लाइफ, किसी भी सजीव जो सेल होती है, कोशिका जो होती है हमारे पास, उसके अंदर। तो इसलिए जो जीवन का भौतिक आधार है वो किसको माना गया
है? जीव द्रव्य को, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी किसकी वजह से की जाती है? जीव द्रव्य की वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट डी हमारा है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? हमें बताना है कि जो कोशिका सेल होती है सबसे पहले इसका पता किन्होंने लगाया था, किसने हमें इसके बारे में बताया था, या कोशिका या सेल के बारे में हमें बताया था। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है स्लाइडिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रॉबर्ट हुक, सी दिया गया है स्वान एंड लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? डार्विन। तो देखिए कोशिका का सबसे पहले पता या कोशिका के बारे में जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने हमें क्या किया था? सबसे पहले जो हमारी कोशिका होती है उसके बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट हुक वो है जिन्होंने सबसे पहले सबसे प्रथम बार हमें क्या किया था? कोशिका के बारे में बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? किसी भी कोशिका, किसी भी सेल का जो शक्ति केंद्र होता है, यानी कि पावर हाउस जिसको हम बोल सकते हैं, कि किसको माना जाता है या किसको कहा जाता है हमें बताना है। यानी कि सेल ऑफ पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं या किसको कहा जाता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दिया गया लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया गया है केंद्रक, लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है कोशिका द्रव्य। यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जो हमारे पास शक्ति केंद्र होता है वो किसको माना गया है या किसको कहा गया? तो वो कहा गया है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? पूरी की पूरी सेल कोशिका को क्या करता है? पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? हमें वो रचना बतानी है कि जो क्या करती है? जंतु कोशिका या फिर हमारे पास जो पादप कोशिका होते हैं, इन दोनों में विभेद यानी कि अंतर रखती है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। उस रचना के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी दिया गया पर्णहरित, ऑप्शन सी दिया गया सेंट्रियोल एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया ये सभी। बताना है कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका ऐसी कौन सी रचना है कि जो इन दोनों को अलग करती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कोशिका भित्ति, पर्णहरित या फिर सेंट्रियोल, ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं कि जो क्या करती है? पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लास्ट डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी तीनों की तीनों, यानी कि कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल तीनों ही क्या करती हैं? एक जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? हमें बताना है कि कोशिकांग कौन सा वो कोशिकांग है जिसको हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया गया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया गया है रिक्तिका एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है सेंट्रोसोम। तो देखिए जो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है उसको हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से
से भी जानते हैं। मेनली होता क्या है हमारे पास कि जब कोई कोशिका डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, तो उसके मृत होने के बाद जो लाइसोसोम होती है वो क्या होती है, फट जाती है। तो लाइसोसोम फटने के कारण जो भी एंजाइम होते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, पचाने का काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि खुद को पचा लेते हैं, जिसकी वजह से जो लाइसोसोम होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। हम सबको पता होगा कि डीएनए जो होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है या वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो यही सेम हमसे पूछा गया है कि जो डीएनए होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुण कुंडली होती है। तो उसके बारे में हमें बताना है कि ये जो द्विगुणित कुंडली होती है इसके बारे में हमें किसने बताया था। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया वॉटसन एंड ग्रीक, ऑप्शन बी दिया गया है स्लाइडेन एंड स्वान, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबर्ट हुक एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया ग्रेगर मेंडल। तो देखिए जो डीएनए होती है इसका क्या गुण है कि ये कैसी होती है, द्विगुणित कुंडली होती है। तो इसके बारे में हमें किसने बताया था, इसकी चीज के बारे में हमें बताया था किसने, वॉटसन एंड ग्रीक ने। यानी कि वॉटसन एंड ग्रीक जो थे इन्होंने हमें किसके बारे में बताया कि जो डीएनए होती है उसका गुण कैसा होता है, वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉटसन एंड ग्रीक वो थे जिन्होंने हमें बताया कि जो डीएनए होती है वो कैसी होती है, हमारे पास द्विगुणित कुंडली होती है। यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हमें किसने बताया था, वॉटसन एंड ग्रीक ने बताया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन एंड ग्रीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए जो होती है हमें बताना है कि उसका सबसे प्रमुख, सबसे मेन काम क्या है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि क्या प्रोटीन बनाने का काम डीएनए का होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि कोशिका श्वसन, कि क्या कोशिका श्वसन जो है वो डीएनए का सबसे प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कि सी दिया गया है कोशिका परिवहन। कोशिका परिवहन दिया गया है कि कोशिका परिवहन क्या होता है, डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। और ऑप्शन डी दिया गया हमारे पास आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो हमें बताना था कि जो डीएनए है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए जो डीएनए होती है इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो आनुवांशिक क्रियाएं होती है इन सब का संचालन ही उसका क्या होता है, सबसे प्रमुख कार्य होता है। बात कर लेते हैं कि जो डीएनए हमारे पास होती है, डीएनए का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होते हैं। बहुत बार एचएसएससी और एसएससी के द्वारा भी पूछा जाता है कि जो डीएनए हमारे पास होती है इसका पूरा नाम बताइए। तो जो हमारे पास डीएनए होती है इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड सेकंड जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो डीएनए का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, जो आनुवांशिक क्रियाएं होती है इन सब का संचालन करना, यानी कि इन सबको बनाकर रखना। बात करते तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि आरएनए पाया जाता है। हमें बताना है कि जो आरएनए होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी दिया गया कोशिका द्रव्य में एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया राइबोसोम में। तो देखिए जो आरएनए प्रेजेंट होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, कोशिका द्रव्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका द्रव्य में। आरएनए किस में प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य में। वैसे ही आरएनए की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कि आरएनए हमारे पास क्या होता है, आरएनए हमारे पास क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक
एसिड। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है कि इनका पूरा नाम या इनकी फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बार बार पूछ ली जाती है। डीएनए या आरएनए की फुल फॉर्म बताइए। और जो आरएनए ये कहाँ पे पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका द्रव्य। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोला जाता है, किसको कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, लेमार्क। ऑप्शन बी है हमारे पास डार्विन। ऑप्शन सी हमारे पास है मेंडल। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, अरस्तु। तो देखिए अनुवांशिकी का पिता या हेरिडिटी ऑफ फादर ऑफ हेरिडिटी किसको हम जानते हैं, तो वो है हमारे कौन, मेंडल। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडल को हम किस नाम से जानते हैं, अनुवांशिकी के पिता के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, मटर का जो पौधा होता है इसके ऊपर अपने टेस्ट किए और हमें बताया कि कौन से लक्षण प्रभावी होते हैं और कौन से अप्रभावी होते हैं। तो अनुवांशिकी का पिता किसको माना जाता है या किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है किनको, मेंडल को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या क्या है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं इनके अंदर गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए दिया गया है 46, ऑप्शन बी दिया गया 47, ऑप्शन सी दिया गया 56 एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया 57। तो देखिए जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो गुणसूत्र कुल संख्या हमारे पास कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 46। देखिए कई बार ये जो क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछा जाता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो कितने होते हैं। अगर वो पूछ रहा है जैसे कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 46 है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात करें पेयर्स में, जोड़ों में, कि पेयर्स या जोड़े कितने होते हैं, यानी कि कितने जोड़े ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास फिर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अगर बात करें जोड़ों में कि जोड़े या पेयर्स कितने होते हैं, 23। अगर पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सेंट्रल लेवल एग्जाम और HSSC SSC दोनों के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।